एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं अपनी क्लासेस लेकर के, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 47 सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसको हम ट्रांसफ़र मानते ही नहीं हैं। ये सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, और अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो पहले पीछे वाली वीडियो देख लीजिए सो दैट आप कनेक्ट कर पाएँ आज के टॉपिक से, एंड देन वी कैन कंटिन्यू फर्दर। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, इधर नहीं लिखूँगी या जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि चार्जिंग सेक्शन 47 सबसेक्शन 1। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल एसेट का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। अगली क्लास में, दूसरी क्लास हुई जिसमें हमने पढ़ा कि टोटल कैपिटल गेन में 7 प्रोवाइज़ो होते हैं और टोटल कंप्लीट 7 प्रोवाइज़ो हमने एक क्लास में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे डिसाइड होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन, मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि आपका चार्जिंग सेक्शन जो पॉइंट बोलता है उसको उसके एक्सेप्शन हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शन वैसे टैक्सेबल नहीं होते जैसे एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होता है, वो थोड़े डिफरेंटली टैक्सेबल होते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट। उसमें हमने 4 चीज़ें देखी थी, मतलब 4 ट्रांजैक्शन देखे थे, 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो अलग तरीके से टैक्सेबल होते हैं, और एक एक करके हमने डिटेल में स्टडी किया था ईच ट्रांजैक्शन का। उसके बाद से हमने ये देखा था कि जो वैसे तो एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है रूरल एरिया का वो एग्जेम्प्ट होता है, बट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को भी एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में, अगर वो कंपल्सरली एक्विजिशन उसका होता है तो, और अगर उस लैंड का प्रीवियस 2 ईयर तक ईदर बाय एसएससी हिमसेल्फ और बाय हिज पेरेंट्स जो यूज़ हुआ है उस एग्रीकल्चरल लैंड का, दैट इज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एंड या आई गेस हाँ, उसके बाद से हमने ये भी देखा था सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर मेंबर टू फॉर्म एओपी बीओआई, और हमने कुछ अलग चीज़ें देखी हैं क्या? नहीं, इतनी चीज़ें हमने देख ली हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 47 सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। कुछ ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र ही नहीं मानते, और जिस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे उस पर अगर कैपिटल गेन अराइज होता भी है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट ये है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लिए ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं माने जाएंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द पार्शियल और टोटल पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब आपका एचयूएफ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ऑब्वियसली उस एसेट का भी पार्टीशन होगा, तो जब वो एसेट का पार्टीशन होगा उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट। मतलब अगर मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, सपोज़ करो, अच्छा मेरे पास एक कैपिटल एसेट थी, मेरे पास एक पेंटिंग थी और मैंने उस पेंटिंग को किसी और को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास से तो वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई किसी और को, मेरे पास से वो चीज़ चली गई किसी और को, तो क्या अब मेरे हैंड में वो पेंटिंग टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लॉजिक है, क्योंकि मैंने किसी को गिफ्ट दिया है, मेरे पास कोई कंसिडरेशन नहीं आया है उसके अगेंस्ट, और कंसिडरेशन नहीं आया है तो आइडियली टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं होती है, ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। विल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कुछ नामा ऐसे कुछ बोला जाता है। तो अगर विल दिया जाता है, अगर मुझे कुछ एसेट एक्वायर हो रहा है थ्रू विल, तो जिस पर्सन ने मुझे थ्रू विल वो एसेट दिया है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। और इरिवोकेबल ट्रस्ट, मतलब कि मैंने एक ट्रस्ट बनाया और उसमें एक एसेट ट्रांसफ़र किया, बट मैं कह रहा हूँ इरिवोकेबल। 2 चीज़ें होती हैं, 2 कंसेप्ट होता है। पहला कंसेप्ट आपका ये होता है कि इरिवोकेबल ट्रस्ट वाला, जिसमें हम ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, बट रिवोकेबल और इरिवोकेबल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रिवोकेबल का मतलब होता है मैंने कोई एसेट ट्रांसफ़र किया और जब मेरा मन किया तब मैंने उसे रिवोक कर लिया, अपने पास ले लिया। इरिवोकेबल होता है कि मैंने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया और अब वो हमेशा के लिए किसी और के पास चली गई। तो मैंने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में अगर कोई एसेट इरिवोकेबल वे में ट्रांसफ़र किया तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। मेरा बैटरी लो है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ओके, हाउएवर
This clause will not be applicable to transfer under a gift, will, or irrevocable trust of a capital asset being share, debenture, warrant allotted by company directly or indirectly to its employee under any employee stock option plan or a scheme of company offer to such employee in accordance with the guideline issued by central government in this behalf। वैसे तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं, मान लो अच्छा यहाँ पे गिफ्ट के सेक्शन को पर्टिकुलरली लेकर के ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर एज ए गिफ्ट या एज ए विल लिख दिया गया है इरिवोकेबल ट्रस्ट भी, अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होता है, जो कैपिटल एसेट कौन सा कैपिटल एसेट है, अगर कोई शेयर है, डिबेंचर है या वारंट है, जो कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को अगर ट्रांसफ़र करती है ईदर थ्रू गिफ्ट, ईदर थ्रू विल और थ्रू इरिवोकेबल ट्रस्ट, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो उस पर कंपनी को टैक्स लग जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपने किसी और को ट्रांसफ़र किया है और अब आप इस पर कैपिटल गेन का टैक्स लेकर के आइए। जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, दैट विल बी माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें पता ही होगा। इंडेक्सेशन लगाएंगे, कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। इवन ये भी बोला गया है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में भी अगर ये चीज़ें के थ्रू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू भी अगर ये चीज़ें ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिल दैट वुड बी टैक्सेबल। और स्कीम ऑफ द कंपनी ऑफर टू सच एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर अगर वो शेयर्स, देखो ये शेयर, डिबेंचर या फिर वारंट जो है कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, अगर गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है ऊपर वाला। विल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद से ये भी बोल रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर कोई अदर स्कीम के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है। मान लो हो सकता है कोई ऐसा प्लान हो जो गवर्नमेंट ने बनाया हो कि आप अपने एम्प्लॉय को इस प्लान के जरिए शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, तो अगर उस प्लान के थ्रू भी अगर आप ये शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टिल दैट वुड बी टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट है एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सबसी कंपनी प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एक होल्डिंग कंपनी है और एक सबसी कंपनी है, अगर होल्डिंग अपने सबसी को एसेट ट्रांसफ़र करती है तो होल्डिंग को कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, ये ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट, पहला कंडीशन है द होल्डिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी होल्ड द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ सबसी कंपनी, की होल्डिंग कंपनी जो है ये इसकी 100% ओनरशिप रखती हो, या फिर होल्डिंग कंपनी या इसी की कोई नॉमिनी, मान लो ये 90% है या होल्डिंग की कोई नॉमिनी है जो कि 10% है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये सारा शेयर्स का होल्डिंग जो है वो होल्डिंग के पास ही है। और इस केस में भी अगर होल्डिंग सबसी को कुछ ट्रांसफ़र करती है तो भी वो कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। बी है द सबसी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, और जो कंपनी रिसीव कर रही है, ध्यान देना, रिसीविंग कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी, वो एक इंडियन कंपनी है, तो भी कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, एनी ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय सबसी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। अब देखो होल्डिंग टू सबसी था, अब यहाँ पे सबसी टू होल्डिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि सबसी अगर होल्डिंग को कोई शेयर ट्रांसफ़र करती है तो टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दैट, पहला पॉइंट होगा कि ये जो होल्डिंग है या इसकी नॉमिनी इसका 100% शेयर कैपिटल होल्ड करती हो। और बी पॉइंट बोला जाएगा कि जो भी रिसीविंग कंपनी है, ध्यान देना मेरी बात को, इसलिए मैंने यहाँ पे रिसीविंग कंपनी बोला, आई डिड नॉट से कि सब्सिडरी कंपनी, नो, वट एवर द कंपनी इज रिसीविंग, द रिसीविंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी बाय ए सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। ओके, यहाँ पे मैंने गलती से लिखा है सब्सिडरी कंपनी नहीं, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए। द होल्डिंग कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी, तो इस केस में ट्रांसफ़र नहीं लगेगा, इसमें इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है एनी ट्रांसफ़र इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी प्रोवाइडेड दैट द अमलगमेटेड कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। पीछे जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था एक बात को ध्यान रखना, रिसीविंग कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी। यहाँ पे भी वो सेम चीज़ आपको कंफर्म हो रही है, बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे अमलगमेशन हो रहा है, तो मान लो ABC कंपनी है एंड DEF कंपनी है। अब ABC अमलगमेट हो रही है DEF में, तो ABC को बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी और DEF को बोलेंगे अमलगमेटेड कंपनी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेटिंग कंपनी अगर एसेट ट्रांसफ़र कर रही है कुछ अमलगमेटेड कंपनी को, देन दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द definition of transfer provided that the amalgamated company is an Indian company.
अमलगमेटेड कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। ओके, सो यहाँ पे वैसे तो सेक्शन 47 बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे आपके कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो आपने अभी बेनिफिट पढ़ा कि हम उनको ये बेनिफिट देंगे, कि हम उनके इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कंडीशन है जिनको अगर फुलफ़िल नहीं किया जाता है तो लॉ हमारा ये भी बोलता है कि हम इसे जो है एग्जेम्प्ट कर लेंगे। जो भी हमने आपको बेनिफिट दिया, सेक्शन 47A विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, जो भी हमने आपको एग्जेम्पशन दिया, हम उस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लेंगे। वेर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट रेफर्ड इन क्लॉज 4 and 5 ऑफ सेक्शन 47, दैट इज होल्डिंग कंपनी टू सब्सी और सब्सी टू होल्डिंग कंपनी। देखो, मैंने आपको कितने ट्रांजैक्शन पढ़ाए अभी, 1 2 3 4 5, मैंने आपको टोटल 5 ट्रांजैक्शन पढ़ाए, यहाँ पे हम दो ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। 2 ट्रांजैक्शन में पहला है आपका होल्डिंग टू सब्सी ट्रांसफ़र हो रहा है और दूसरा है सब्सी टू होल्डिंग ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर होल्डिंग टू सब्सी ट्रांसफ़र हुआ है एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी of a period of 8 years from the date of transfer of a capital asset referred in clause 4 and 5 of section 47, that is holding company to subsi और subsi to holding company, अगर 8 साल से पहले, 8 ईयर से पहले ये चीज़ें हो जाती हैं। कौन सी चीज़ है, ये आपको मेंशन है ए बी। सो अगर आप ये 2 चीज़ें करते हैं विद इन 8 ईयर, देखो विद इन 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, अगर ये 2 चीज़ें होती हैं तो जो भी हमने आपको एग्जेम्पशन दिया है वो एग्जेम्पशन हम विड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है, सच कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ट्रांसफ़र कंपनी टू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ इट्स बिजनेस, और मतलब जो भी हमने आपको कैपिटल एसेट दिया, सपोज़ करो ABC अमलगमेशन हो रहा था, ABC ने DEF को एक कैपिटल एसेट दिया और इस लैंड दिया, ठीक है, ये लैंड आपका कैपिटल एसेट है, ये लैंड कैपिटल एसेट दिया, एंड DEF विद इन 8 ईयर ऑफ दिस ट्रांसफर हैज़ कन्वर्टेड दिस लैंड इनटू इट्स स्टॉक इन ट्रेड, देन ये आपको एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। और दूसरा है द होल्डिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी सीज टू होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सी कंपनी। जब ट्रांसफ़र की बात हो रही थी इस केस में तो 2 चीज़ें मेंशन थी, एक तो ये कि जो रिसीविंग कंपनी हो वो इंडियन कंपनी हो, और दूसरी चीज़ ये कि जो होल्डिंग कंपनी है इट शुड होल्ड 100% और इट्स नॉमिनी अलॉन्ग विद इट्स नॉमिनी शुड होल्ड 100% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सी कंपनी। तो अगर विद इन 8 ईयर ये 100% जो शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है ये कम हो जाता है तो भी हम इस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लेंगे। Then the amount of capital gain arising from the transfer of such capital asset not charged to tax earlier by virtue of provision of section 47 shall be charged to tax as the income of the transferor company. The capital gain shall be charged to tax in the previous year in which the transfer took place. Section 155 your section 47 is attracted. The assessment for transfer company will be rectified under section 154 for the purpose of section 154 year shall be counted from the end of the previous year in which the capital asset was converted into stock in trade or in which the holding company or its nominee ceases to hold the whole of the share capital of the subsidiary company। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक केस बताती हूँ, यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं, ABC है, ये कंपनी है, ये DEF में अमलगमेट हो रही थी। ओके, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस केस कि ABC जब DEF में अमलगमेट हो रही है, इसने अपना लैंड ट्रांसफ़र किया। हम अपने एग्जाम्पल को बहुत ही सिंपल और क्रिस्प रखेंगे। इसने अपना लैंड DEF को ट्रांसफ़र किया। अब इस लैंड जो कि एज ए कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुआ था, नाउ दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब जो हमने सपोज़ करो ये लैंड 10 लाख रुपए में ख़रीदा गया था और 2021-22 इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ये अमलगमेशन का प्रोसेस हुआ, और इस अमलगमेशन के प्रोसेस में जब ये लैंड ट्रांसफ़र हुआ तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी, या यहाँ पे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे ना, ठीक है। जब अदरवाइज़ अगर कोई अदर कैपिटल एसेट होता है तो हम उसका
फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, बट यहाँ पे भी फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं, बट वी ऑल्सो कंसिडर व्हाट इज़ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपका 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका 110 है तो ऑब्वियसली वी विल टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर किया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 110 लाख, बढ़ के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी ये लैंड की प्राइस और 110 लाख हो गई थी। ये कभी पहले का ख़रीदा हुआ लैंड था। नाउ कैपिटल गेन आइडियली इस ईयर में 21-22 में अराइज हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू द एक्सेप्शन ये ट्रांसफ़र इस ट्रांजैक्शन को कंसिडर नहीं किया गया। अब 21-22 में ये हुआ, 8 साल का टाइम पीरियड है कि विद इन 8 ईयर आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, बट 24-25 इन द FY 24-25 दिस एसेट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नाउ अब 24-25 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो 24-25 का जो रिटर्न ऑफ इनकम जाएगा वो सिंपल जाएगा। अब यहाँ पे इस ईयर के लिए जो बोलते हैं हम ना कि रेक्टिफिकेशन होगा 154 में, जो 155 में रेक्टिफिकेशन जो होता है, अगर आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कुछ असेसमेंट में गलत हो जाता है तो एओ के पास ये राइट है कि वो आपका असेसमेंट 154 में सही कर सकती है। यहाँ पे टाइम पीरियड और देखो ऐसे कनेक्ट करो, 154 में एसएससी के पास भी होता है और एओ के पास भी होता है, दोनों के पास ये पावर है। एसएससी को अगर कुछ लगता है कि ये जो असेसमेंट हो करके मेरे पास आई है इसमें ये मिस्टेक है, तो एसएससी जाता है एओ के पास, बोलता है कि इस असेसमेंट में ये मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिए। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिख रहे हैं, हम लिमिटेड चीज़ों को देख रहे हैं। 154 को मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। और एओ ने अगर जो भी असेसमेंट ऑर्डर एओ ने पास किया है, अगर उस असेसमेंट ऑर्डर में एओ को कुछ मिस्टेक दिखता है तो एओ ऑल्सो हैज़ राइट कि वो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दे और उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकाल दे। अब इसमें जो टाइम पीरियड होता है ना 154 155 में, वो होता है 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जहाँ से कई सारे सेक्शन में आप देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट हो रही हैं, उसके बारे में बोला गया है कि जब भी 154 का असेसमेंट होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, तो वो 4 साल कहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे। ये हर एक सेक्शन में जहाँ भी 154 155 लगेगा ना, आपको दिया होगा कि वो 4 साल कहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे। अब इस जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे बोला गया है कि ये 4 साल कैलकुलेट होंगे 21-22 से। पहली बात ध्यान देना, जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ 21-22 से, तो अब 4 साल अगर आप कैलकुलेट करें तो 2021 में बोल रही थी 22, 23, 24, 25, ये 4 साल मेरे पास है। और मैंने कहा कि 24-25 में इसके बाद हम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, इसके बाद जो है shall not charge to tax earlier by virtue of provision of section 47 shall be charged to tax as the income of the transferor company. The capital gain shall be charged to tax in the previous year in which transfer took place. अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये 154 155 बोलता क्या है। मैंने एक समराइज वे में समझाने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पे इसको रिलेट करेंगे कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। सबसे पहला पैरा आपका ये बोल रहा था कि जो भी टैक्स, मान लो कि यहाँ पे कैपिटल गेन जो है जो 110 लाख, अगर कैपिटल गेन इसका मैं निकालूँ, अगर इंडेक्सेशन को हटा दूँ और अगर इसका मैं कैपिटल गेन निकालूँ तो कितना हो जाएगा? -10 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका 100 लाख का कैपिटल गेन हो जाएगा। ये 100 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया था आपका 2021 में, 21-22 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 21-22 में आपका ये 100 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया था। अब आपको टाइम पीरियड मिला था कि आप 8 साल तक इस कैपिटल गेन को कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टॉक इन ट्रेड में, बट आपने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ये आपका कैपिटल गेन हमने एग्जेम्प्ट किया था ना, उस कैपिटल गेन को हम चार्ज कर देंगे। आपका सबसे पहला पैरा आपका ये बोलता है not charged to tax earlier by virtue of section 47 shall be charged to tax as the income of the transferor company. ट्रांसफरर कंपनी के हैंड में, मतलब एबीसी के हैंड में ये चार्ज हो जाएगी। The capital gain shall be charged to tax in the previous year in which transfer took place. और इसका ट्रांसफ़र 2021-22 जो हुआ, इसमें तो हमारा अमेलगमेशन हुआ था, बट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो 24-25 में हो रहा है। अंडरस्टूड? 24-25 में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 24-25 में एबीसी के हैंड में ये 100 लाख रुपए एज ए कैपिटल गेन चार्ज हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब इसी से यहाँ पे रिलेट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया था, हालांकि मैंने यहाँ पे ईयर गलत ले लिया था कि इसको प्लेन समझते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको समझते हैं कि 154 आपका बोलता क्या है। 154 में सिंपल सी ये चीज़ लिखी हुई है कि
एसएससी और एओ दोनों को ये राइट दी हुई है कि अगर असेसमेंट में कोई मिस्टेक है, अगर एसएससी पकड़ता है उसे, तो वो एओ के पास आके बोल सकता है कि ये मिस्टेक दिख रही है, आप इसे रेक्टिफाई कर दीजिए। इफ़ एओ अग्रीज तो मिस्टेक रेक्टिफाई हो सकते हैं। अगर एओ को लगता है कि ये मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक भी वो रेक्टिफाई कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। मतलब आपका रीअसेसमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास नया ऑर्डर आता है और जो भी रिफंड या फिर एडिशनल आपको टैक्स पे करना हो वो आप करते हैं। अब 154 में ना 4 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। जैसे कि कहीं पे कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अभी इसको इस एग्जांपल से रिलेट मत करना, मैं आपको एक प्लेन अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ कि 20-21 में कुछ चेंजेस हुए तो 4 साल जो है वो यहाँ से गिने जाएंगे। 22, 23, 24, 25, ये मेरे पास 4 साल है जिसमें हम अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है तो एओ एज वेल एज एसएससी दोनों के पास ये 4 साल का टाइम लिमिट है कि इस 4 साल में अगर उन्हें कोई असेसमेंट में रेक्टिफिकेशन पकड़ में आता है, कोई कुछ चीज़ें पकड़ में आती है, कोई एरर पकड़ में आता है तो उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो गड़बड़ हुआ है वो 24-25 में हुआ है। 24-25 में ट्रांसफ़र किया गया है जो नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या होगा, अब एओ जो है एक न्यू असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा और ये जो 4 साल जो है वो 24-25 से गिने जाएंगे। 24-25 में तो ट्रांसफ़र हो गया, अब 24-25 से इस फाइनेंशियल ईयर के बाद से 4 साल का टाइम पीरियड हो गया, मतलब 26, 27, 28, 29, फाइनेंशियल ईयर 28-29, ये जो लास्ट ईयर है अप टू 28-29 तक का टाइम पीरियड है एओ के पास कि वो इतने सालों में, मतलब इन विद इन दिस 28-29 FY वो एक न्यू असेसमेंट ऑर्डर पास कर दे, वो एक नया ऑर्डर पास कर दे और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर ले। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 100 लाख पे आपको एट द रेट 30%, मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन ले रही हूँ, 30 लाख रुपए का एक ऑर्डर बन के आ जाएगा कि ABC आप ये टैक्स पे करो। मैंने बहुत ही सिंपल और टाइम लगा के इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 155 is attracted. The assessment for transferor company will be rectified under section 154. जो रेक्टिफिकेशन होगा वो सेक्शन 154 में होगा, बट इससे रिलेटेड प्रोविज़न 155 में दिए गए हैं। 155 में ये लिखा गया है कि अगर इस केस में चेंज हो जाता है, 8 साल से पहले कैपिटल एसेट आपका स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो रेक्टिफिकेशन 154 के अकॉर्डिंग होगा। और जो 4 साल हैं, ये देखो, 4 years शैल बी काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द कैपिटल एसेट वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जब से, मतलब हमारे केस में 24-25 में कन्वर्जन हो रहा था, तो यहाँ से इस ईयर को छोड़ के फ्रॉम द एंड ऑफ दिस FY 24-25 को छोड़ के हम 4 साल कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। दैट वुड बी योर 28-29 FY। और इतने 4 साल तक का टाइम पीरियड है एओ के पास कि अब वो नया ऑर्डर पास करके अपना टैक्स मंगा ले। जो भी हुआ हो, चाहे लास्ट में यही लिखा गया है, ईदर द कैपिटल एसेट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड और द होल्डिंग कंपनी सीजेस टू होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द सबसी कंपनी। सीजेस टू होल्ड, अंडरस्टूड माई पॉइंट। जब भी मैं कोई एक चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत प्रेशराइज हो जाती हूँ कि एकदम स्लो मोड में और एकदम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँ। मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरीके से, जितने शिद्दत के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे ही आपको ये चीज़ें समझ भी आती होंगी। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम इसी से रिलेटेड। इस टॉपिक को, आज की मेरी क्लास का पर्पस यही है कि वो जो 5 जो हमारे केसेस आते हैं जहाँ पे हमारा एग्जेम्प्ट होता है कैपिटल गेन, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है मैं उसको पढ़ा के ख़त्म कर दूँ। अब देखो, सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 देखते हैं यहाँ पे। अब बोलता क्या है, चलो 10 लाख का एसेट था, उसी हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जब वो ट्रांसफ़र हुआ वो 110 लाख का हुआ था। उस टाइम पे उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो 110 लाख की हो गई थी। अब ये 110 लाख तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। 49(3) बोलता है कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, आपने एक जनरल प्रोविज़न पढ़ा है कि अगर मैंने खुद ही परचेज़ किया है तो मेरा जो परचेज़ कॉस्ट है वो लग जाएगा। अगर मैंने परचेज़ नहीं किया है, मुझे अदरवाइज़ किसी केस से मिल रहा है, तो जो भी प्रीवियस ओनर है उसने जितने अमाउंट में परचेज़ किया है वो अमाउंट मेरा परचेज़ कॉस्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। वेयर सेक्शन 47 इज अट्रैक्टेड इन कैपिटल गेन have been charged to tax in the hand of the transfer company. The cost of acquisition of such asset to the transfer company shall be cost for which the asset was acquired by it, the price at which the asset was transferred by the transferor company. देखो, 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ।
चलो छोड़ो, यहाँ पे एक चीज़ देखना, आप ABC थे, हम दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, और ABC और DEF दोनों के केसेस को डिस्कस करते हैं। आपने ट्रांसफ़र किया, आपके कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ओके। अब हुआ क्या, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ उस दिन आपका आता है 110 लाख। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, ABC को ही टैक्स पे करना है, बिकॉज आई एम द ट्रांसफर कंपनी, ABC इज़ द ट्रांसफर कंपनी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 10 लाख। और इस पर हम इंडेक्सेशन लगा देंगे। अभी मैं इंडेक्सेशन प्रोविज़न को अलग रखना चाहती हूँ, ठीक। अब मेरा 100 लाख रुपये का 100 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन निकल के आ गया। अब DEF दोनों चीज़ें मैं आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों के हैंड में बता देती हूँ। DEF कल को DEF ये एसेट बेचती है, तो DEF का क्या हो जाएगा, अब DEF के हैंड में क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो इसने जितने में बेचा होगा वो निकल के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे 110 लाख हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल गेन हो रहा है, मान लो इसने 10 लाख रुपए में बेचा था, और अगर ये सब बीच में 8 साल का प्रोविज़न न इंसर्ट हुआ होता, और अगर आगे चल के ये 200 लाख रुपीज़ में ये एसेट सेल होता थ्रू DEF, तो 200 माइनस 10 190 लाख का कैपिटल गेन होता, और 190 लाख का कैपिटल गेन पे DEF को टैक्स पे करना होता। बट इस 190 लाख पे 100 लाख का कैपिटल गेन ABC के हैंड में टैक्सेबल हो गया है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे मैंने 200 लाख लिया है तो 110 लाख होना चाहिए, जिसमें 90 लाख मेरा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो टोटल कैपिटल गेन आना चाहिए 100 + 90 190 लाख, जो कि मेरा 2 पार्ट में टैक्सेबल हुआ। 100 लाख पे ABC ने टैक्स दिया और 90 लाख पे मैंने टैक्स दिया। कहना मैं आपको क्या चाहती हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस केस, अगर प्रीवियस कंपनी ने टैक्स दे दिया है तो वॉट एवर इट्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट वुड बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कुछ नहीं बोलता है। अभी जो 49(3) मैंने आपको पढ़ाया ना, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ाया उस केस में जिस केस में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, मतलब कि 8 साल से पहले कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया गया है, या फिर होल्डिंग कंपनी सीजेस टू होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सी कंपनी। 49(1) बोलता है कि नॉर्मल सा प्रोविज़न बोलता है कि इन केस ये सारी चीज़ें ना हुई होती और लेटर ऑन 10, 20, 25, 30 साल बाद जाके अगर जो अमलगमेटेड कंपनी है वो उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को बेचती है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वही होगा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का था। बट इतनी सी बात आपको याद रखनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था वही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करता है आपका सेक्शन 242A, जो बोलता है पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होगी, एक मोस्ट ऑफ द केसेस, आप एक चीज़ याद रखना, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम प्रीवियस ओनर का लेते हैं ना, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम प्रीवियस ओनर से ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ केस है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जो है वो भी प्रीवियस ओनर की ही ली जाएगी, वहीं से ली जाएगी। नेक्स्ट आपका बोलता है कि मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, अगर एसेट जो है कभी पहले का ख़रीदा हुआ है, 1490 का ख़रीदा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि S114 2001 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकें। आगे बढ़ते हैं अब हम अमेंडमेंट टू सेक्शन 47। देखो, अभी जो हमने 2 कंडीशन पढ़ा था ना कि विदिन 8 ईयर जो है ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, और कैपिटल एसेट मतलब विदिन 8 ईयर कैपिटल एसेट को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टॉक इन ट्रेड में, एंड होल्डिंग कंपनी शुड होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सी कंपनी। अब इसके अलावा आप इन दोनों को एज एन एडिशनल कंडीशन बना के पढ़ो, या फिर आप इन दोनों को अमेंडमेंट बोल के पढ़ो, कुछ भी। बट एक चीज़, ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल वही है, होल्डिंग सब्सी टू होल्डिंग वाले कंडीशन पे ही लगती हैं। अब इसमें पहला क्लॉज बोलता क्या है, पहला क्लॉज बोलता है कि अगर कैपिटल एसेट to the subsidiary company, holding company has transferred its capital asset to the subsidiary company, stock in trade, sorry यार, in trade, interest नहीं है, in trade है। this is my first draft of my notes, तो इसलिए वर्ड्स में इतने सारे मिस्टेक्स हैं, बट I'll make sure कि अगर मैं नया लेक्चर लूँ तो उसको पहले ठीक कर लूँ। इतना टाइम भी हो गया था,
इस वजह से मैं इस पर प्रॉपर, ठीक है, इट्स ओके, आई विल करेक्ट इट, बट दिस टाइम बेयर विद मी। स्टॉक इंटरेस्ट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 47 शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र। अब ये बोलते क्या है, मैंने आपको बोला जो आपको एग्जेम्पशन दी गई है ABC टू DEF, ओके, अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है। बट इफ़ दिस कैपिटल एसेट, अगर ये कैपिटल एसेट जो है इधर से तो जा रही है कैपिटल एसेट, बट यहाँ पे आ रही है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब DEF का कुछ ऐसा बिजनेस है कि जो यहाँ पे कैपिटल एसेट है वो यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड है। मतलब ABC के पास काफ़ी सारा लैंड है और DEF जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो लैंड जो भी प्लॉट्स हैं उन पे वो डेवलप करती है, बिल्डिंग्स डेवलप करके सेल करती है। तो इस केस में ये कैपिटल एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड रिसीव होगी अमलगमेटेड कंपनी को। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस केस में ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में हम मानेंगे कि ABC ने अपना ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र किया है तो कैपिटल गेन लग जाएगा आपके ऊपर, आपका जो भी कैपिटल गेन पे जो टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज बोलता है सबसे कंपनी ट्रांसफ़र कैपिटल एसेट टू होल्डिंग कंपनी, देन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 47 शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र। सेम केस जो मैंने आपको होल्डिंग टू सब्सी का बताया वैसे ही सब्सी टू होल्डिंग का ले लो। पहले मैंने बताया कि होल्डिंग ट्रांसफ़र कर रही है सब्सी को, अब मैंने बोल रही हूँ कि सब्सी ट्रांसफ़र करती है होल्डिंग को। तो इस केस में भी जो है अगर कैपिटल एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र होते हैं तो ये आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो आसान लग रहा है ना, ये बताओ बस। मुझे तो यार आई डोंट नो वाई क्यों इतना हुआ बना के रखा हुआ है कि येस आई अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा है। आई अंडरस्टैंड कि देयर आर सम पार्ट्स जहाँ पे आपको बहुत ही अगर आपका माइन्यूट भी कहीं पे मिस होता है तो आप काफ़ी चीज़ों को छोड़ देंगे, मिस आउट कर जाएंगे। बट एक चीज़ याद रखना, टैक्स पता है क्यों लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि टैक्स में प्रोविज़न्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अब किसी को समझ में भी आ गया ना तो ज़रूरी नहीं कि वो इस प्रोविज़न को लिंक करके एक क्वेश्चन बना ही पाएगा। सॉरी, इसीलिए आप टैक्स को याद करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आपको टैक्स को ना समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे। सोचा था मैंने कि ये एक रिविजनरी क्लास रखूँगी, बट मेरा कभी भी वो पर्पस रिविजनरी क्लास का पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं वैसे मेरा वैसे हो ही नहीं पाता कि मैं बस इस प्रोविज़न में एक लाइन बोल के निकल जाऊँ। बट ऑब्वियसली आई ब्रिंग वन रिविजनरी क्लास फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये मैं छोटे छोटे क्लासेस इसलिए डाल रही हूँ सो दैट अगर आपको सपोज़ करो कि मुझे बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई, बट सेक्शन 43C जो था उसमें जो 5 कंडीशन दिए थे वो मुझे नहीं समझ में आया कि उस 43C में जो सब्सिट्यूट होल्डिंग जो एग्जेम्पशन मिल रही थी उसको कैसे डील करते हैं। तो मैं उसके लिए उन छोटे छोटे प्रोविज़न को अगर कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़े कि आप डिटेल में उसको स्टडी करें, कोई आपको एक ऐसा प्रोविज़न, कोई एक छोटा सा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, सो रेदर देन वॉचिंग द होल क्लास, या फिर खोजना पड़ेगा आपको कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने खुद ही छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दिया है ताकि आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकें, आपका टाइम सेव हो जाए। बट ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग वन रिविजनरी क्लास एज वेल for entire syllabus as well as for capital gain, like section wise जो भी हमारे पास 5 हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल वाइज भी मैं I'll try to bring the revisionary class for each module as well as for the entire syllabus। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविज़न फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेक्शन 43C। देखो अमलगमेटिक कंपनी जो है, सेक्शन 43C है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? वैसे तो होल्डिंग सब्सिडी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि होल्डिंग सब्सिडी के केस में कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलता है। अदरवाइज केसेस में भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है अमलगमेटिक कंपनी ट्रांसफर ए कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड टू द अमलगमेटिक कंपनी एंड सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड बाई अमलगमेटिक कंपनी, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज़ बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो था हमने ये पढ़ा, हमने 5 ऐसे ट्रांजैक्शन पढ़े कि ये जो 5 ट्रांजैक्शन हैं इनको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? उसके बाद से हमने ये देखा कि
इन 5 ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2 ऐसी ट्रांजैक्शन थी कि होल्डिंग टू सब्सी और सब्सी टू होल्डिंग ट्रांसफ़र हो रहा था। अब इस ट्रांसफ़र के केस में हमने ये देखा कि कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर ये चीज़ें हो गई ना, तो हम जो एग्जेम्प्ट कर रहे थे कैपिटल गेन वो हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं इस 5 ट्रांजैक्शन में, तो एक तो ये था होल्डिंग टू सब्सी, सब्सी टू होल्डिंग, जिसका जो भी एक्सेप्शन या फिर जो भी कंडीशन लगाए गए थे कि आपको एडिशनली ये कंडीशन भी फुलफिल करने हैं, वो तो हमने उधर देख लिया। अब एक ट्रांजैक्शन ये भी था अमलगमेशन का। ऊपर वाले केसेस में हमने अमलगमेशन तो नहीं पढ़ा, अब ध्यान देना, कनेक्ट करना चीज़ों को। ऊपर वाले अभी तक जो हम पढ़े वो हम होल्डिंग टू सब्सी, सब्सी टू होल्डिंग पढ़ाए हमने। 43C डील करता है आपको अमलगमेशन वाले केसेस को। तो चलो अमलगमेशन का केस शुरू करते हैं। अमलगमेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ABC जो है वो अमलगमेट हो गई DEF में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो इन सारी चीज़ों को मिला के, कौन सी चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सेड एसेट टू द अमलगमेटिंग कंपनी। देखो यहाँ पे मैं बोलती हूँ ABC है एंड DEF है। ABC अमलगमेट हो रही है DEF में। अब ABC ने इस एसेट को परचेज़ तो किया होगा ना, कभी पहले एसेट को परचेज़ किया होगा, तो जितने में इसने एसेट को परचेज़ किया है, और कोई हम एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं लगा रहे हैं, हम एक नॉर्मल प्रोविज़न ले रहे हैं कि लेटर ऑन DEF इज सेलिंग द कैपिटल एसेट, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। अगर ABC ने 10 लाख रुपए में ख़रीदा है तो 10 लाख रुपए हो गया, प्लस अभी और भी चीज़ है, एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेड एसेट इनकर्ड बाय द अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी। ABC और DEF दोनों ने जो भी एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट, दोनों ही इम्प्रूवमेंट को कंसिडर किया जाएगा। अब इम्प्रूवमेंट की मैंने बात कही तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि जब हमने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पढ़ा था, देयर वी हैव सीन कि 1/4/2001 से पहले कोई भी अगर एक्सपेंडिचर है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। द सेम प्रोविज़न विल अप्लाई हियर एज वेल। इसीलिए मैं अभी कह रही थी कि कि कनेक्शन बनाना टैक्स में इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट ओनली इफ़ you have understood the provision. You have not rectified the provision, you have understood the provision, that how and why provision has been made. तो पहले हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैंने देखा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट A की 2 लाख थी, ABC मतलब मैं बोल रही हूँ, A स्टैंड फॉर ABC, एंड DEF की 2 लाख थी, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। C पॉइंट है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर बाय द अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी मीन्स मैंने आपको अभी बताया ना कि कॉस्ट ऑफ ABC इज़ द अमलगमेटिंग कंपनी। तो अगर इस ट्रांसफ़र पे कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर। मान लिया 2 लाख रुपये एक्सपेंडिचर भी इनकर्ड हुआ, तो उसको भी हम लेंगे। एंड नाउ 16 lakh would be the cost of acquisition of DEF when DEF is selling out the asset। और इस 16 लाख पे जो है ईयर वाइज 10 लाख पे अलग इंडेक्सेशन, इस 2 लाख, इस 2 लाख, इस 2 लाख पे अलग इंडेक्सेशन ईयर वाइज, जिस ईयर में जो भी चीज़ें हुई होंगी उसके अकॉर्डिंग लगेगा। सेकंड पॉइंट आपका बोलता है, वेयर कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड अंडर अ गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट और ऑन पार्टीशन ऑफ HUF एंड सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। देखो हर एक पॉइंट के बारे में मैंने कहा, अब मैंने आपको 5 केसेस बताए थे, ओके, 1 to 5 5 केसेस थे, जिसमें था एक होल्डिंग टू सब्सी और दूसरा था सब्सी टू होल्डिंग। इसके बारे में तो हमने बहुत ही डिटेल डिस्कशन की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे होगा। हमने 2 कंडीशन भी देखे कि 2 कंडीशन भी लगाए गए हैं 8 साल वाले, उसके बाद से एडिशनल कंडीशन भी देखें। अब इन 2 ट्रांजेक्शन के बाद से तीसरा आपका था अमलगमेशन का ट्रांजैक्शन। अमलगमेशन के बारे में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में इस सेक्शन को स्पेसिफिक बातें बोल दी थी, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपके पास जो रिमेनिंग 3 बचता है, रिमेनिंग 2 बचता है, वो था आपका गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट। अब यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। एक और बचता है ना हमारे पास, गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट और पार्टीशन ऑफ HUF, और एक हमारा बचता है पार्टीशन ऑफ HUF। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपको ये बोलता है, कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड एज स्टॉक इन ट्रेड अंडर गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट और ऑन पार्टीशन ऑफ HUF। इस दो ट्रांजैक्शन को लेकर के एक बात बोली गई है कि अगर
गिफ्ट में, विल में या इरिवोकेबल ट्रस्ट में, मान लो मेरे पास कैपिटल एसेट है, एक लैंड है मेरे पास कैपिटल एसेट, बट मैं जिसको गिफ्ट दे रहा हूँ दैट पर्सन इज रिसीविंग दिस लैंड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? द सेम वे मैंने यहाँ पे गिफ्ट का एग्जांपल लिया, ये चीज़ें गिफ्ट, विल, इरिवोकेबल ट्रस्ट एज वेल एज फॉर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के लिए अप्लाई होंगी कि अगर एक कैपिटल एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड जाता है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी द एग्रीगेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सेड एसेट, जितने में मान लो कि मैं अपना नाम लिखती हूँ श्रुति एंड हियर इज़ मिस्टर ए। मैं श्रुति, मैंने मिस्टर ए को जो है एक एसेट ट्रांसफ़र किया। नाउ अब मिस्टर ए लेटर ऑन इस एसेट को सेल करते हैं, मेरे पास वो कैपिटल एसेट था बट आई हैव ट्रांसफर दिस, मिस्टर ए हैज़ रिसीव दिस एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अब लेटर ऑन व्हेन मिस्टर ए इज सेलिंग ऑफ दिस एसेट, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? उसके लिए पहला पॉइंट ये बोला जाता है कि श्रुति ने जिस अमाउंट पे इस एसेट को परचेज़ किया होगा वो होगा। श्रुति ने मान लो कि अगर 15 लाख में ये एसेट परचेज़ किया था तो ये होगा, प्लस और क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेड एसेट इनकर्ड बाय द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी, जो मैंने आपको ऊपर वाले केस में बताया। श्रुति का भी और मिस्टर ए का भी, दोनों लोगों का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिया जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए हम दोनों ने लगाए थे इम्प्रूवमेंट पे, तो वो भी लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर इन होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरर। अगर श्रुति ने ट्रांसफ़र किया है तो श्रुति इस ट्रांसफ़र हियर, तो मैंने अगर कुछ एक्सपेंडिचर किया है, ये तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर ट्रांसफ़र पे अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है, किसी ब्रोकर को पैसे दिए, कुछ भी दिए हैं, मैंने ब्रोकर जस्ट एज एन एग्जांपल लिया, देन दैट सपोज 1 लाख, तो ट्रांसफ़र पे जो एक्सपेंडिचर हुआ दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। और इसको 18 लाख रुपए जो है ये हमारा बन गया, क्या बन गया? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस्टर ए व्हेन ही इज सेलिंग ऑफ दिस एसेट। उसके बाद से आपका पॉइंट टू रिमेंबर है, ये पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि 1/4/2001 इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेक्शन 43C। अगर ये एसेट पहले से परचेज़ किया गया है, मैंने आपको वही बताया था, दूसरी जगह मैं कनेक्ट कर दी थी कि अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है 1/4/2001 को सेक्शन 43C में कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कि अगर गिफ्ट, विल, इरिवोकेबल ट्रस्ट, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का केस है और अगर इसमें अमलगमेटेड कंपनी, इंक्लूडिंग अमलगमेटेड कंपनी, मतलब इस 2 ट्रांजैक्शन के अलावा इन बाकी सारे ट्रांजैक्शन के लिए बोला गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू हम नहीं ले सकते। नहीं, सॉरी, नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वन थिंग। हाँ ठीक है, इट्स ओके। हम बाकी ट्रांजैक्शन के लिए ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज इन 1/4/2001 इज़ नॉट अवेलेबल एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकम बिफोर 1/4/2001 शैल बी कंसिडर्ड फॉर सेक्शन 43C। और 43C के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है, ओके अच्छा, मैंने आपको एक चीज़, आई एम वेरी सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे बताया था जब मैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का जिक्र कर रही थी यहाँ पे अमलगमेशन के केस में, तो मैंने आपको बताया था कि जनरल प्रोविज़न याद करो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का, जो आपको ये बोलता है दैट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड बिफोर 1/4/2001 बट हियर दिस इज़ द एक्सेप्शन केस। यहाँ पे ये बोला जाता है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर 1/4/2001 इन दिस केस 43C में। और 43C में आपके ये 2 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शन कवर्ड होते हैं, तो इन केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर किया जाएगा। ओके ठीक, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। 1/4/2001 का जो है जनरली तो हम लेते हैं, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम नहीं लेंगे। 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लेना ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है 1/4/2001 का हम ले सकते हैं। तो दोनों ही अपोजिट चल रही हैं, जो भी आपने जनरल प्रोविज़न पढ़ा है उस दोनों के ही अपोजिट सेक्शन 43C में लिखा गया है। ये तो हो गया। अब सेक्शन 47 और सेक्शन 43C का रीज़न फॉर अमेंडमेंट मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की है, बट आई एम थिंकिंग कि मैं आज की क्लास यहीं तक रहने दूं, और उसके बाद से अभी आपका सेक्शन 47 ख़त्म नहीं हुआ है। सेक्शन 47 इज़ अ वेरी लेंथी सेक्शन। हमने सिर्फ अभी
ऐसे ट्रांजैक्शन पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रोवाइजो थे, उनसे रिलेटेड जो भी सेक्शन थे, उसको डील किया है। आगे की यस I'll end this class over here and we will continue in the next class the remaining provision. So I'll see you in my next video. Until then, you keep smiling.